और गुड टू सीक द एक्सेलेंस, एक्सेलेंट। ये थोड़ा सा सेंटेंस सही कर लो आप। सेंटेंस नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, हो गया। तो यही रहेगा, फिर मैं भी कोई लिखूं इसमें? नहीं नहीं यार, आपका भी अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, डबल हो जाएगा, हाँ चलें, डबल हो जाएगा आपका। चलिए सिंपल मैं लिख देता हूं, while thinking about life, remember any amount of guilt, will not change past and any amount of anxiety do not alter the future. Be in present. While thinking about life, remember any amount of guilt will not change past and any amount of anxiety do not alter the future. Be in present. And इसको आप लिख लें, फिर मैं हिंदी में बोलता हूं इसको, ठीक है। जीवन के प्रति सोचते समय, जीवन के प्रति सोचते समय, जीवन के प्रति सोचते समय यह याद रखिए, यह याद रखिए कि बीते समय को दोष की भावना से, बीते समय को दोष की भावना से, गिल्ट यानी दोष की भावना से दूर नहीं किया जा सकता। बीते समय को दोष की भावना से दूर नहीं किया जा सकता तथा आने वाले समय को चिंता करके बदला नहीं जा सकता, तथा आने वाले समय को चिंता करके बदला नहीं जा सकता। इसलिए वर्तमान में संघर्ष करिए। वर्तमान में रहिए का मतलब वर्तमान में संघर्ष करिए। तो जो बीत गया उसके बारे में चिंता मत करिए, बीत गया सो बीत गया। बार बार सोचने से एक दुख होता है, ठीक है, उस समय हमने क्यों सोचा, क्या गलती किया, हो गया तो हो गया, फॉरगेट अबाउट पास्ट। और भविष्य की ज्यादा अगर हम चिंता भविष्य के प्रति संवेदनशील तो रहना है, बट ज्यादा चिंता नहीं करना कि उसी चिंता में है। तो आज जो है, इसलिए प्रेजेंट को प्रेजेंट कहते हैं, यानी ये ईश्वर के द्वारा दिया गया एक प्रेजेंट है। प्रेजेंट यानी गिफ्ट, उपहार है। टुमारो नेवर कम्स। तो आज का जो उपहार है इसे आप स्वीकार करें और कोशिश करें कि आज का कार्य आज ही खत्म करें, यानी प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे
वैल्यू सिस्टम एंड साइकोलॉजी के पार्ट्स, जैसा हमने पिछले क्लास में बताया था आपको। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी फ्रॉम द एडोलेसेंट क्या है, 14 साल की अवस्था में एक बालक से किशोरावस्था में जब वो आता है तो किस तरह का परिवर्तन होता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, सामाजिक परिवेश में क्या क्या असर होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। अब जब यानी एक व्यक्ति युवावस्था में आ जाता है, 22 से 25-30 साल की जो उम्र होती है, उस समय उसके वैल्यू सिस्टम, एक मानवीय मूल्य का विकास होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू सिस्टम, आज हम डिस्कस करेंगे इस पर। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू सिस्टम और मानवीय मूल्य जिसे हम कहते हैं। तो मानवीय मूल्य क्या होते हैं? कंपैरेटिव रैंकिंग ऑफ वैल्यू, कंपैरेटिव रैंकिंग, RANKING, कंपैरेटिव रैंकिंग ऑफ वैल्यू provide information about why a person perform in a particular pattern, why a person perform in a particular pattern, and what motivate him to choose a specific sequence of action. So, comparative ranking of value provide information about के बाद कामा कर दें, about why a person perform in a particular pattern and what motivate him to choose a specific sequence of action. हो गया? इसको आप हिंदी में लिख ले। मानवीय मूल्यों के विभिन्न स्तर का अध्ययन, मानवीय मूल्यों के विभिन्न स्तर का अध्ययन, मानवीय मूल्यों के विभिन्न स्तर का अध्ययन यह सूचना प्रदान करता है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित प्रारूप की कार्यकुशलता क्यों दर्शाता है। कोई व्यक्ति एक निश्चित प्रारूप या निश्चित श्रेणी लिख सकते हैं, निश्चित प्रारूप की कार्यकुशलता क्यों दर्शाता है तथा एक निश्चित क्रम में कार्य करने के लिए उसे प्रेरणा कहां से मिलती है, तथा एक निश्चित क्रम में कार्य करने के लिए उसे प्रेरणा कहां से मिलती है।
तो वैल्यू सिस्टम दो चीज डिफाइन करता है कि आपकी कार्य कुशलता का स्तर क्या होगा, आप किसी कार्य को क्यों करते हैं। आपसे कह दिया गया कि ये कर दो, तो आप न चाहते हुए उसे करते हैं, या आप सोचते हैं कि नहीं इसे करने में तो मेरा भी कुछ लाभ होगा, तो उसे करते हैं। और दूसरा, एक अंतर से प्रेरणा आती है। मानवीय मूल्य जो है आपको प्रेरित करता है, आपको व्यवहार को एक दिशा देता है कि इस कार्य को करो। अब प्रत्येक व्यक्ति में यह है, प्रेरणा का स्तर अलग अलग होता है, इसलिए उसे कार्य करने की दिशा और कार्य करने का क्रम सबका अलग अलग होता है। कोई 8 घंटे लगातार पढ़ सकता है, कोई 1 घंटे के बाद ही नहीं बैठ सकता, मैं थोड़ा घूमना जरूरी है। तो ये सब उसके जो मानवीय मूल्य होते हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। मिटा दें इसको। वैल्यू क्या करता है? वैल्यू एक्टिवेट, इसका कार्य क्या है? वैल्यू एक्टिवेट ह्यूमन बिहेवियर। अब इसके साथ और बहुत से कारक हैं, बट ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द इंडिविजुअल प्रॉब्लम, to solve the individual problem which is essential for survival. Value activate human behavior to solve the individual problems. Problems S कर दें। To solve the individual problems, अब S हो गया तो यहां R कर दे, which are essential for survival। हाँ जी, सर्वाइवल, ओहो, SUR, सर्वाइवल। मानवीय मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को, मानवीय मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को क्रियाशील बनाकर, मानवीय मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को क्रियाशील बनाकर उनके समस्याओं का समाधान करता है। मानवीय मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को क्रियाशील बनाकर उनके समस्याओं का समाधान करता है, जिससे जीवन सुगम हो जाता है, जिससे जीवन सुगम हो जाता है। तो जीवन को सुगम बनाने के लिए, यानी हमारा कार्य चलता रहे, उसके लिए क्या जरूरी है? जैसे जीवन को सुगम बनाने के लिए कुछ चीजें होती है, जैसे कंस्ट्रक्टिव थॉट, सकारात्मक विचार। कंस्ट्रक्टिव, जीवन को सुगम बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिव थॉट बहुत जरूरी है। बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग, हम जो कार्य कर रहे हैं उससे लाभ मिले, हानि न हो। बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है? इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस फॉर लाइफ, इंपॉर्टेंस फॉर लाइफ। ब्यूटीफुल फॉर सेल्फ एंड अदर्स, स्वयं तथा दूसरे के लिए जो सुंदर हो।
रंग रूप और केवल वही नहीं, आंतरिक सुंदरता भी आप कह सकते हैं। तो ब्यूटीफुल फॉर सेल्फ एंड अदर्स, फॉर सेल्फ एंड अदर्स, जो स्वयं का दूसरे के लिए सुंदर हो। अर्जेंसी ऑफ द वर्क, क्या हमें अर्जेंसी है? अर्जेंसी ऑफ वर्क, अर्जेंसी ऑफ वर्क एंड डिजायर, इच्छा, और भी बहुत से है। ये जो हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए कुछ और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट कुछ चीजें जो आवश्यक हैं उसमें है कॉन्स्ट्रक्टिव थॉट्स, यानी हमारे रचनात्मक विचार, यानी कुछ रचनात्मक विचार हो, कुछ करने की आप सोचे, नकारात्मक नहीं, डिस्ट्रक्टिव ना हो, रचनात्मक विचार। बेनिफिट ऑफ वर्किंग, कोई भी कार्य करें तो उसमें क्या लाभ है, ये व्यक्ति की सोच होती है। सब लोग अपने लाभ के लिए सोचते हैं, तो ये तो है स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, तुलसीदास जी ने भी कहा है, सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति। तो देवता, सूर्य, नर, मुनि, सभी लोग क्यों एक दूसरे से परिचय बढ़ाते हैं, उस दूसरे के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ स्वार्थ तो होता है। ठीक है, बाद में वो निस्वार्थ एक दोस्ती बन जाए, लेकिन पहले स्वार्थ ही होता है। तो बेनिफिट्स ऑफ वर्क, इंपॉर्टेंस फॉर द लाइफ, जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ब्यूटीफुल फॉर सेल्फ, मेरे और दूसरे के लिए क्या अच्छा होगा, क्या सुंदर होगा, यानी एक परिवेश, कंड्यूसिव जो परिवेश बनता है। अर्जेंसी ऑफ वर्क, क्या अति आवश्यक है, अभी क्या करना जरूरी है। और इच्छाएं, इच्छाएं सब में होती हैं, होना भी चाहिए, बट इरेशनल नहीं, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इरेशनल डिजायर, तो इरेशनल ना हो, बट रेशनल डिजायर तो होना ही चाहिए, जो हमें कार्य के लिए प्रेरित करते। तो ये सब कुछ आपको वी कैन गेट फ्रॉम द ह्यूमन वैल्यूज। तो मानवीय मूल्यों का अगर उचित ज्ञान हमें है, तो आपको उनसे इन सब के संबंध में कैसे करना है, क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरह बोलना है, तो ये हमें मानवीय मूल्यों के द्वारा कि कैसे हमारे परिचर्चा का तरीका क्या होना चाहिए, वो इनसे प्राप्त होता है। डिजायर मतलब इच्छा, सेल्फ यानी अपने और दूसरे के लिए क्या अच्छा है, सुंदर क्या है, मतलब ब्यूटीफुल फॉर सेल्फ एंड अदर्स, अपने और दूसरे के लिए क्या सुंदर है। तो जब मैं हिंदी बोल रहा था जैसा समय सोचा आप लोगों ने लिख लिया होगा, फिर मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया। हो गया, कोई और बच गया हो तो बता दूंगा मैं। तो हाँ जी, अर्जेंसी, अर्जेंसी मतलब जो अति आवश्यक है, अर्जेंसी मतलब अति आवश्यक, जो कार्य आपको प्रगति के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक कार्य। अब ये वैल्यू सिस्टम हमेशा सोशल वैल्यूज के साथ जुड़ा रहता है, जो हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं। इट इज ए वैल्यू सिस्टम इज कनेक्टेड विद द सेट ऑफ सोशल सिस्टम, सेट ऑफ सोशल सिस्टम। इसमें आगे लिख लें कि वैल्यू सिस्टम इज कनेक्टेड विद द सेट ऑफ सोशल सिस्टम, यानी मानवीय मूल्य हमेशा सामाजिक सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था के साथ जुड़ा होता है। मानवीय मूल्य हमेशा सामाजिक व्यवस्था के साथ जुड़ा होता है, यानी जैसा आचरण होगा, जैसा परिवेश होगा, वैसा हम करते हैं। परिवार में भी जब हम, मानवीय मूल्य हमेशा सामाजिक व्यवस्था के साथ जुड़ा होता है। इसमें मैंने, इसमें आप आगे लिख सकते हैं, इसमें द वैल्यू सिस्टम इज कनेक्टेड विद द सेट ऑफ सोशल सिस्टम, वैल्यू सिस्टम इज कनेक्टेड विद द सेट ऑफ सोशल सिस्टम। ये आप देखते हैं परिवार में भी, परिवेश में भी, बचपन से जब बच्चों को एक संस्कार दिया जाता है तो वो उसको करते हैं। अब 6, 7, 8 साल का अगर कोई आपका बेटा है और बेटी है, कोई दरवाजे पर घंटी बजाए तो आपने कहा अंकल आए हैं, तो बोल देना पापा घर में नहीं है।
तो वो उसी परिवेश में अगर पलेगा तो जब वो बड़ा होगा तो वो भी अपने बेटा या बेटी को यही बोलेगा। वो है, अभी आएंगे, एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, उसमें भी एक आगे आएगा, इसी में इसी का पार्ट है। उसमें देखिए, एक जब किसी लड़की की या किसी औरत की जब शादी हो जाती है तो अपने पेरेंट्स अपने हस्बैंड से उसी तरह वो व्यवहार या उसी तरह परिचर्चा करती है जैसा उसने अपने मदर को अपने फादर के साथ परिचर्चा करते हुए देखा है। तो ये एक परिवेश होता है जहां एक वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है। तो परिवार से शुरू होके अब समाज में आप देखते हैं कि समाज का जैसा परिवेश है वैसा ही व्यक्ति सीखता है, क्या अच्छा है क्या गलत है। इस अवस्था में 20, 22, 25 उसे लगता है कि नहीं यही अच्छा है, संघर्ष क्यों करना, ऐसे ही करें। तो ये वैल्यू सिस्टम, अब ये वैल्यू सिस्टम आपको एक सोशल, इससे हमें क्या मिलता है, एक सोशल एक्सपेक्टेशन कि हम समाज से क्या आशा करते हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन एंड कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। जिस परिवेश में, जिस समाज में, जिस परिवार में जैसे आप रहते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, 20, 22, 25 साल के होते हैं, तो ये दो चीजें कि मुझे समाज से आप क्या आशा करते हैं, यानी परिवार से या समाज से आप क्या आशा करते हैं, एक आशा आपके अंदर जागृत होती है। इसे डिजायर भी कह सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब बच्चा 10th या 12th में चला जाता है तो बोलता है कि मेरे सभी दोस्त तो स्कूटी से आते हैं और मैं पैदल जाता हूं, तो मुझे भी स्कूटी चाहिए। तो एक सोशल एक्सपेक्टेशंस, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो एक सोशल एक्सपेक्टेशन हमें समाज से मिलता है। और कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, सामूहिक समझ, एक सामूहिक समझ, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, सामूहिक समझ, तथा एक सामाजिक संभावनाएं। दो चीजें ये जैसे जैसे आपका वैल्यू सिस्टम आगे बढ़ता है तो ये होता है, ये बढ़ता है। अब अगर इसकी पूर्ति नहीं होती है तो जो आपका एक्सपेक्टेशन यानी आपकी जो डिजायर है वो इससे एग्री नहीं करती है कि मुझे समाज ने क्या दिया। पिक्चरों में आप देखते हैं ना कि भगवान ने मुझे क्या दिया, आप मेरे लिए तो एक पत्थर की मूर्ति हो, मैं क्यों आपकी पूजा करूं। ऐसा होता है, बहुत पिक्चरों में आपने डायलॉग सुना होगा। तो ये एक वैल्यू सिस्टम्स होते हैं। तो जब ये बढ़ते रहते हैं और जब हमारे डिजायर्स पूरे नहीं होते, यानी ये दो संभावनाएं उम्र बढ़ने के साथ साथ, यानी 22, 23, 25, 30 तक, जब हमें अपने परिवार से, समाज से जो हमारी आशाएं थी वो पूरी नहीं होती हैं, या जो एक सामूहिक समझ विकसित होना चाहिए वो नहीं होती है, तो एक डिसएग्रीमेंट शुरू होता है, मतलब एक विरोधाभास शुरू होता है। फिर हम समाज और परिवार का भी फिर वो विरोध करता है कि परिवार में एक कलह भी उत्पन्न हो सकती है। फिर वो परिवार में भी एक अलग रूम में रहेगा, पेरेंट्स या दूसरों लोगों से कम बातें करेगा। तो अलग तरीके हैं, एक रेंडिंग वार्निंग सिस्टम उसे बोलते हैं। चलिए उधर अभी नहीं जाएंगे। तो बट ये हमारे मानवीय मूल्यों के दो तथ्य हैं कि अगर हमें मिल गया जो हम चाहते थे, समाज से मिल गया, परिवार से मिल गया, और एक स्वस्थ सामूहिक समझ का विकास हो गया, इसका मतलब इसे हम कहते हैं ही इज हैविंग द एग्रीमेंट विद द सोसाइटी। अब वो अब समाज से और परिवार से सहमत है, तो एक सदाचार और एक अच्छा माहौल का निर्माण होगा। लेकिन अगर ये नहीं मिला तो अपोजिट साइड में एक कलह होगा, एक ईर्षा होगी, एक द्वेष होगा कि मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया। तो वो सब एक कलह होता है। इसमें एक पारिवारिक कलह होती है, सामाजिक कलह होगी, दोस्तों के साथ भी आपका डिफरेंसेस होगा, तो वो आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि धीरे धीरे फिर जब बढ़ता है तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। आपको झुंझलाहट होगी, आप अपना ही नुकसान करेंगे, अपना ही सामान, मतलब देखा आपने जब वो है ना इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो टीवी टूट गई,
तो वो फ्रस्ट्रेशन ही तो था। तो जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है तो उसमें अपना नुकसान होता है। आएंगे हम मोटिवेशन में फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। तो ये इसके सिस्टम्स है। अब ये वैल्यू सिस्टम्स हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। किस लेवल पर आप ईमानदार हैं, कितना ईमानदार हैं, कहां से आपको मिला। आजकल कोई जाता है कहीं पे रिश्ते के लिए जाता है तो पूछते हैं कि भाई क्या करता है लड़का, क्या करता है, बोलते हैं सरकारी नौकरी में है। अच्छा, सरकारी नौकरी में है तो उसे तो हर महीने पेमेंट मिलती होगी, उसके अलावा कुछ और मिलता है, एक्स्ट्रा और कुछ मिलता है। तो हम भी, हमारा समाज भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई कुछ इलीगल तरीके से भी वो कमाए, तो वहां वैल्यू सिस्टम फिर बिल्डअप नहीं होगा। वहां वैल्यू सिस्टम, क्योंकि समाज से भी बहुत कुछ चीजें मिलती। चलें, मैं ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। कुछ हम एग्जाम्पल्स देते हैं जो बताते हैं कि आप खुद उस पर सोचें कि ये सही है या गलत है। जैसे वेल्थ विदाउट वर्क, सम एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू सिस्टम। सब एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू सिस्टम। WI बिना कार्य के ही धन संपत्ति मिल जाए। ज्यादातर सोचते ही हैं लोग कि क्या जरूरत है यार काम करने की, धन संपत्ति हो जाए। तो वेल्थ विदाउट वर्क, प्लीजर यानी खुशियां, प्लीजर विदाउट कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मैंने बताया था जब पर्सनालिटी में बताया था कि अंतर्मन की आवाज या अंतर की चेतना। तो बिना अंतर के चेतना की खुशियां, प्लीजर। आजकल देखते हैं लोग जाते हैं पिकनिक मनाते हैं, सबको डिस्टर्ब हो उनसे कोई मतलब नहीं है, दूसरा प्रभावित हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। वो इसी का कहने का मतलब कि प्लीजर ऐसा नहीं कि आप खुश न हो, आप खुशियां न मनाएं, आप कोई समारोह न करें, नहीं, बट दूसरों का भी ध्यान रखें। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यहां ये है। नॉलेज, सॉरी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी NITY, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। तो मानवता रहित विज्ञान, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता रहित विज्ञान, मानवता रहित विज्ञान। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, सिद्धांत रहित राजनीति। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, सिद्धांत रहित राजनीति। साइंस, विज्ञान, यानी जो ह्यूमैनिटी है, हम विज्ञान की खोज में क्या मानवता है उसको हम भूल गए। हाँ, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल यानी बिना सिद्धांत रहित राजनीति जो आजकल होती है, कोई किसी का प्रिंसिपल तो होता नहीं, राजनीतिक देख ही रहे हैं आप, तो ज्यादा बताने की उसमें जरूरी नहीं है। नॉलेज विदाउट विजडम, नॉलेज विदाउट नॉलेज यानी ज्ञान होता है, विजडम यानी आपकी बुद्धिमत्ता, एक जागरूकता, इसे आप कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता यानी जागरूकता। कोई हेल्प भी करता है तो हम उसको थैंक यू बोल दें,
नहीं बोलेंगे तब भी चलता है, बट वो भी कहेगा यार एक थैंक यू भी तो नहीं बोला उसने। तो ये भी एक तरीका विजडम होता है कि कैसे आप परिवार में, समाज में, दोस्तों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, वो विजडम सिखाता है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो आपको स्कूल, कॉलेज और मिलता है। तो इन दोनों में देखिए कितना फर्क है। विजडम नॉलेज भी था, यानी कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाया जाता है कि आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसा रहें। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति है, अगर वो गाली दे तो लोग कहेंगे यार तुम पढ़े लिखे हो, कम से कम तुमसे यह आशा नहीं थी कि तुम ऐसा व्यवहार करोगे। लेकिन एक ट्रक का ड्राइवर है, वो अगर अपने एक भाषा में एक दो गालियां भी दे देता है तो कोई उस पर कमेंट करेगा, क्योंकि उसका तो सामाजिक स्तर है, वैसे ही है। तो इसीलिए नॉलेज विदाउट विजडम, यानी बिना बुद्धिमत्ता के ज्ञान या बिना जागरूकता के ज्ञान, जागरूकता भी होनी चाहिए। कॉमर्स विदाउट मोरलिटी, कॉमर्स यानी बिजनेस, कॉमर्स यानी बिजनेस विदाउट मोरलिटी, MORALITY, मोरलिटी यानी नैतिकता। बहुत अंतर है भाई, डिस्कस करेंगे इस पर, जरूर डिस्कस करेंगे। मानवता और नैतिकता बहुत, दोनों में अंतर बहुत है, ह्यूमैनिटी एंड, बट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी आते हैं, उस पॉइंट पर भी आएंगे, मानवता और नैतिकता। कॉमर्स यानी बिजनेस, व्यापार, बिना नैतिकता के व्यापार, बिना नैतिकता के व्यापार। बिना नैतिकता के व्यापार। एंड लास्ट, रिलीजन विदाउट पीनेंस, PENANCE, पीनेंस का मतलब प्रायश्चित, PENA, पीनेंस प्रायश्चित, रिलीजन यानी धर्म, बिना प्रायश्चित का धर्म। जैसे आप कोई गलती करें तो ईश्वर से क्षमा मांग लें, पीनेंस उसे कहते हैं। लेकिन क्षमा मांगने का मतलब नहीं फिर से आप वही गलती शुरू कर दें। तो एक बार गलती हुई, क्षमा मांग लिए, तो कोशिश करें कि अब वो गलती फिर से न हो। तो इसे हम कहते हैं रिलीजन विदाउट पीनेंस, या इसे आप सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं कि भाई मैंने गलती किया, अब उसको छोड़ दिया। गिल्ट तो दोष की भावना, दोष भाव, उस दोष से मुक्त होने के लिए ही आप मंदिर में जाते हैं, या जो भी अपना पूजा स्थल, वहां जाके कुछ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, तो वो फिर एक आपका निकल जाए। तो रिलीजन विदाउट पीनेंस, ठीक है। अब ये सातों जो है, ये सात है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको कहते हैं दीज आर दी 7 सिन एज स्टेटेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था, कहां कहा था ये तो मुझे भी नहीं पता है कहां कहा था। बट उनके बुक में है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उस बुक का ये पार्ट्स है। और एक यू कैन विन, शिव खेरा की एक बुक है, अच्छी बुक है, बहुत अच्छा मोटिवेशनल बुक है, यू कैन विन, उसमें ये दिया हुआ है। तो इसमें आप देखें, ये वैल्यू सिस्टम को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब कोई कहेगा कि मैं तो व्यापार कर रहा हूं, या तो इसमें इतनी ईमानदारी तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ता है। बट कितना बोलना पड़ता है वो उसके अपने वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। हाँ, नीचे वाला रिलीजन, रिलीजन विदाउट पेनेंस, प्रायश्चित के बिना धर्म, प्रायश्चित के बिना धर्म, प्रायश्चित के बिना धर्म। हाँ, पाप जब करेंगे तभी तो प्रायश्चित करेंगे, जब आप पाप नहीं करेंगे तब प्रायश्चित नहीं करेंगे। तो जब प्रायश्चित तो तभी,
हाँ, 7 सिन, हाँ ऐसा, ये सिन, सिन मतलब पाप या गलतियां। 7, तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि ये 7 एक तरह से गलतियां हैं कि आप कोई पाप करते हैं तो प्रायश्चित नहीं करते हैं। बिजनेस करिए लेकिन उसका एक अपना स्टैंडर्ड रखिए, दूसरों को बिल्कुल ठग मत लीजिए, कि आप अपने सामान की क्वालिटी रखिए, उसका मूल्य जरूर आप लेंगे, लाभ तो लेना है, बट उसकी क्वालिटी और जो आप कहते हैं वैसा सामान होना चाहिए। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आज के परिवेश में क्या राजनीति है, कैसी है, वो आप सब जानते हैं। साइंस विदाउट, आजकल विज्ञान में मानवता नहीं है। हाँ, आप पानी दे दो यार केवल, हाँ केवल पानी दे दो, चाय नहीं। तो आजकल विज्ञान में मानवता नहीं है। तो जो मानवता मतलब केयर फॉर अदर्स, जैसा आपने पूछा मानवता क्या होती है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। समुद्र के किनारे कोई एक आदमी डेली सुबह सुबह टहलता था, तो समुद्र की जब लहरें आती थी तो उसमें छोटी छोटी मछलियां जो है लहरों के साथ बालू पे आ जाती थी, और जब लहर वापस चली गई तब भी वो मछली उसी बालू पे पड़ी रहती थी, वो ऐसे ही अपना तो जा नहीं सकती, एक तरह से तड़पती रहती थी उस पर। तो आदमी क्या करता था कि जो भी मछली उसको मिली छोटी, उसको उठाता और पानी में फेंक देता, उसको उठाता और पानी में फेंक देता। डेली उसका यही रूटीन, सुबह 1 घंटे जब वो समुद्र किनारे टहलता तो उसका डेली का रूटीन यही था। कोई दूसरा भी टहलता था, वो डेली उसको देखता, यार ये मछली को पानी में फेंकता रहता है। तो उसने बोला कि यार इससे क्या फर्क पड़ता है, आप 2-4 मछलियों को तो फेंक देते हो, लेकिन फिर भी देखो किनारे पे इतने पड़ी ही हैं। तो उसने क्या जवाब दिया, फर्क पड़ता है जिसको मैंने फेंक दिया, उसके लिए फर्क पड़ता है जिसको मैंने फेंक दिया, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। ये मानवता है, ये मानवता है। अब आपने पूछा नैतिकता में क्या है, मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था वो डॉक्टर वाला, कि एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर का फर्ज होता ही है कि वो मरीज का इलाज करे। अब उसके बेटी का, उसकी एक ही बेटी है, उस दिन बेटी का बर्थडे है, वो बर्थडे अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ मना रहा है। हॉस्पिटल से एक फोन आता है कि एक अर्जेंट मरीज आया, उसका ऑपरेशन करना है, और वही उसका स्पेशलिस्ट है, वही ऑपरेशन करेगा, और अगर ऑपरेशन नहीं करेगा तो मरीज की हालत खराब हो सकती है या डेड हो सकता है मरीज। तो अब उसे क्या करना चाहिए, उसका फर्ज तो है, लेकिन यहां अपने बेटी के, अपने समाज, अपने परिवार के प्रति भी तो फर्ज उसका है। तो ये यहां उसकी नैतिकता है कि नहीं वो जाए और ऑपरेशन करे, तो ये वो नैतिकता हुई। तो हाँ जी, मॉरलिटी, इथिक्स तो आता है उसी के आगे है, उसी का है। मोरलिटी और इथिक्स उसके आगे का पार्ट है। ये मानवता के आगे का पार्ट इथिक्स एंड लीगेसी होती है। डिस्कशन दूसरे तरफ जाएगा, फिर हम आएंगे उस पर। जहां मानवता शुरू होती है, जब 1 बार 2 बार 4 बार उसी कार्य को आप करते रहते हैं, जब आपका वो व्यवहार हो जाए, हर समय आप वैसा ही करें, तो एक तरह से वो ये आपका एथिक्स बन जाता है। यानी एक नियम, अलिखित नियम जिसे कहते हैं, वो एथिक्स हो जाता है। और एथिक्स जब एक समूह के साथ हो जाए तो वो लीगेसी हो जाती है, कि अगर कोई ऐसा कर रहा है उसका बेटा भी वही करेगा, उसका पूरा एक पैतृक वो उसका कार्य वही हो जाता है कि लोगों की भला करना, तो एक लीगेसी बन जाती है। तो सबसे पहले मोरलिटी शुरू होती है, मोरलिटी के बाद इथिक्स आता है, और इथिक्स ही धीरे धीरे फिर वो लीगेसी बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, कैरेक्टर, जो भी आप काम करते हैं, आपका व्यवहार, फिर वो हैबिट बन जाता है, और हैबिट जब धीरे धीरे आपका ट्रेट्स बन जाता है। तो उसी तरह से ये मोरलिटी है, मोरलिटी के बाद इथिक्स बनता है, इथिक्स के बाद जब 1-2 यानी समाज में वो फैल जाता है या आपके परिवार में पीढ़ीगत चलने लगता है, तो लीगेसी बन जाता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं? क्या बात है, बड़े सीरियस हो गए सभी लोग। सुन, ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा कोई प्रवचन नहीं है भाई, ये तो जनरल बातें हैं, जनरल डिस्कशन। चलें, अब इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा इसमें। अब जैसे लीगेसी और इसकी इन्होंने बात किया, लीगेसी और इथिक्स की, तो उसी में ही लीगेसी और इथिक्स कैसे बनता है। ये मानवीय मूल्यों का है कि जिस एक ऐसे परिवेश में जो इनटॉलरेबल,
इनटॉलरेबल यानी असहनीय, और ड्यूबियस संदेह युक्त। यानी कोई व्यक्ति ऐसे परिवेश में या ऐसे जगह कार्य करता है जहां का परिवेश असहनीय, यानी उसके लिए अच्छा नहीं है। जैसे जो शराब नहीं पीता हो, उसको शराब की दुकान पर उसको नौकरी मिल जाए तो उसके लिए असहनीय होगा। तो ऐसा कार्य करना, लेकिन अब उसकी मजबूरी है, परिवार चलाना है, नौकरी करना है, कहीं नहीं मिल रही है, तो न चाहते हुए भी उस जगह वो करता है, छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि परिवार और को देखना है उसको। तो वो जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वो ऐसे माहौल में या ऐसे परिवेश में कार्य करता है जो असहनीय और संदेह युक्त है। संदेह युक्त का मतलब जो स्पष्ट कार्य होना चाहिए, जो नैतिक कार्य होना चाहिए, वो नहीं होता है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन उस परिवेश में जब वो कार्य करता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, कोशिश करता है कि कहीं मैं और करूं। लेकिन जब कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअसली यानी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट वर्किंग इन द सेम इन्वायरमेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जब उसी वातावरण में निरंतर और लगातार अधिक समय तक वह कार्य करता है, तो अब धीरे धीरे वह परिवेश उसके व्यवहार में समाहित हो जाता है और उसका वैल्यू सिस्टम भी धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करने लगता है। उसका वैल्यू सिस्टम कि यहां मैं कुछ इल्लीगल तरीके से पैसे ले रहा हूं, या कुछ झूठ बोल रहा हूं, या सही कार्य नहीं कर रहा हूं, जो भी है सिस्टम, वो आप समझ रहे हैं। यानी जो कार्य उसको पहले अच्छे नहीं लगते थे, अब धीरे धीरे जब ज्यादा समय तक वो उस कार्य को करता है, तो अब उस माहौल में धीरे धीरे रहते हुए अब उसका वैल्यू सिस्टम भी उसको एक्सेप्ट करने लगता है। अब वो व्यक्ति अपने व्यवहार और अपने आचरण का स्वयं एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि मैं यहां काम कर रहा हूं या क्या बुरा है, अगर मैं झूठ बोल देता हूं, अगर मैं उनसे पैसे ले लेता हूं तो काम तो कर देता हूं उनका, ऐसा तो नहीं कि काम नहीं करता। मतलब वो अब उसको जस्टिफाई करने लगता है। तो देखिए, ये भी एक लिगेसी हो जाती है। पहले आप उस वातावरण में नहीं रहना चाहते हैं, धीरे धीरे जब आपकी ठीक है जो भी परिस्थितियां रही हों, परिस्थितियों के बस ही आप रहते हैं, और जब आप निरंतर 1 दिन 2 दिन नहीं, 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल जब उसी परिवेश में रहते हैं, तो अब वो परिवेश आपके वैल्यू सिस्टम में आ जाता है, आपके इंटेंट में आ जाता है, अंतःकरण में आ जाता है। अंतःकरण के 3 सिस्टम होते हैं ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। हमारे 3 माइंड का है। कॉन्शियस यानी जो अभी हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं। सबकॉन्शियस जो कुछ भी आप कहते हैं, सुनते हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड जो इमोशंस एंड फीलिंग है, वो वहां स्टोर होता रहता है। तो धीरे धीरे ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसलेट हो जाता है और आपका वो व्यवहार बन जाता है कि अब मैं यही मेरा कार्य है, यही मेरा, तो वो लिगेसी बन जाती है। वो धीरे धीरे एक लिगेसी बन जाती है। ठीक है, फिर वो उसको एक्सेप्ट करने लगता है, फिर वो उसको एक्सेप्ट करने लगता है और फिर उस कार्य इसी तरह से अगर कोई अच्छे शुरू में ही इस जगह ऐसा कार्य करे जहां नैतिकता का पाठ हो, जहां ईमानदारी से काम करता हो, अगर कभी उसने कुछ गलती किया तो उसको दंड भी मिल गया, कोई झूठ बोला तो उसके सीनियर्स ने उसको कहा कि नहीं तुमने गलत किया, अगली बार से ऐसा मत करना, एक करेक्टिव हुआ। तो जब उस माहौल में वो धीरे धीरे काम करता रहेगा तो वो लिगेसी बनती जाएगी, वो इथिक्स बनता जाएगा, और वही इथिक्स जो बनेगा वो फिर अपने परिवार को देगा। गलत संगत में, गलत वातावरण में जो है, जो कुछ भी पैसे कमाएगा, घर पे आएगा तो उस घर का परिवेश भी यानी बातचीत में और उसमें भी वैसे ही होगा। कोई घर पर भी आएगा तो उससे भी झूठ बोल देगा,
परिवारजनों के बाद भी वही डिस्कशन, वही बातें चलेंगी। और वहां दूसरे तरफ जो अच्छा ईमानदारी से काम करता है, मेहनत से करता है, जो भी है संतोषप्रद है, तो उसके परिवार में भी वही चर्चा होगी, वही पर्चा होगी। तो इस तरह से जो वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम आपके मोरलिटी में आ जाता है, यानी नैतिकता में आ जाता है, और फिर वह नैतिकता धीरे धीरे आपकी इथिक्स बन जाती है। लिगेसी तो तब बनेगी जब 10-20 साल यानी दूसरे पीढ़ी तक चला जाता है, वो आपके दूसरे पीढ़ी में आपका बेटा भी वही कार्य करे, तो फिर वो लिगेसी में, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि 2 बच्चे, एक शराब पीता है, एक नहीं पीता है, तो वो वाली एक लिगेसी हो जाती है कि जब दूसरे पीढ़ी तक वो बातें चली जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू सिस्टम आपका ये 20, 22, 23 साल में डेवलप होता है, जो कि समाज, परिवेश और परिवार से मिलता है। उसके बाद आपकी एक समाज से एक आशा और आकांक्षा होती है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, परिवार से क्या मिलना चाहिए, और एक आपके अंदर सामूहिक समझ विकसित होती है। अगर यह समुचित हो जाए, संतुलित हो जाए, तो व्यक्ति अच्छा बनेगा। लेकिन आज के परिवेश में हर जगह संतुलन नहीं हो पाता है, इसीलिए कलह और चीजें पैदा होती हैं। इससे आगे जब आप कहीं पर कोई कार्य करते हैं, यानी खुद अपना चाहे रोजगार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कोई भी आप नौकरी करते हैं, तो वहां का परिवेश क्या है? वहां का परिवेश ऐसा है, असहनीय और डूबियस, अनैतिक कार्य होते हैं, झूठ बोला जाता है, पैसे लिए जाते हैं, या ऐसे कार्य होते हैं। तो धीरे धीरे पहले आप न चाहते हुए भी, लेकिन बाद में आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे और फिर खुद आप जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, ये अच्छा है। दूसरा परिवेश है, अगर ईमानदारी से हर जगह काम होता है, सब लोग अपने कार्य अच्छी तरह करते हैं, दूसरे को प्रेरित करते हैं, दूसरे को अच्छा सुझाव देते हैं, तो वो आप में विकसित होगा। और फिर व्यक्ति अपने परिवार और घर पे जब जाएगा तो वही संस्कृति वहां भी विकसित होगी। और ये परिवार में जब जाएगा तो परिवार की भी संस्कृति वही होगी। बच्चों के लिए समय नहीं होगा, पैसे तो होंगे लेकिन समय नहीं होगा। यहाँ पैसे बड़े कम होंगे लेकिन समय होगा, परिवार के साथ वो अपना समय बिताएगा। तो ये धीरे धीरे वैल्यू सिस्टम आपके मोरलिटी में आ जाता है, और वो मोरलिटी फिर एक एथिक्स बन जाती है। और यही एथिक्स जब आपके दूसरी पीढ़ी में भी चला जाए तो एक तरह से लिगेसी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपने ये भी देखा होगा कि जो वैल्यू सिस्टम में पैसों के बल पर आजकल आपने देखा कि जहां पैसे का ज्यादा यूज होता है, तो पैसे के यूज के लिए जो लॉजिकल वैल्यूज हैं, सेंस हैं, उनकी बातें कोई नहीं करता है। या जहां ज्यादा से ज्यादा मनी पावर यूज होता है, वहां लॉजिकल सेंस और वैल्यूज दब जाते हैं। ये तो आपको पता ही है, ज्यादा मैं उसमें नहीं जाऊंगा। चल, इसीलिए जनरली हम कहते हैं कि एवरीवन इज हैविंग ए प्राइस टैग, सभी का कुछ न कुछ मूल्य है। वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि सबका कुछ न कुछ मूल्य है, सभी पैसे से बिकते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक भी इससे सहमत हैं कि अक्सर ये फैक्ट्स होता है कि किसी न किसी कारणवश, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को एक आरामदायक सुविधा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो अपनी इच्छाओं का पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति एक अपने प्राइस टैग या अपना मूल्य लगा देते हैं। ठीक है यार, इतने तुम दे दो तो मैं ये काम कर दूंगा। तो ये वैल्यू सिस्टम वहां पे फिर कंप्रोमाइज होता है। प्राइस टैग, TAG, प्राइस, प्रिंस हो गया, सॉरी। प्राइस टैग यानी मूल्य। जैसे आप बाजार में गए, किसी भी मॉल में जाइए, देखिए हर सामान का एक टैग लगा होता है ना, उसका किसका मूल्य इतना, इसका मूल्य। उसी तरह से मनुष्य का भी एक मूल्य हो जाता है कि भाई इस मनुष्य का मूल्य इतना है, ये अधिकारी बड़ा है तो इसको इतने पैसे चाहिए, ये थोड़ा छोटा है तो कम, ये बाबू है तो ठीक है इतने में काम चल जाएगा। आज के परिवेश में हो रहा है। चलिए, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो वैल्यू सिस्टम है, ये वैल्यू सिस्टम कहीं कहीं, जैसे मैंने कहा, लिगेसी में तो मिलता है, लेकिन ये आपके हेरिडिटी से तो मिलता है, ये वंशानुगत तो होता ही है।
ये वैल्यू सिस्टम हेरिडिटी यानी वंशानुगत पैतृक तो होता है, परिवार से तो ही मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप के अंदर एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट भी मिले तो ये अच्छी तरह से विकास इसका होता है। सिस्टमेटिक एक हेरिडिटी से मिला, यानी परिवार में कलह हो, लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक यानी एक क्रमबद्ध तरीके से अभ्यास किया जाए तो उस गलत आदतों को छोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक परिवार में 2 भाई हैं और दोनों का तो एक सिस्टमेटिक उसको शिक्षण मिला तो वो छोड़ सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ठीक है, हेरिडिटी से भी मिलता है, लेकिन इसमें परिवर्तन किया जा सकता है अगर उसको प्रॉपर अभ्यास मिले और एक उचित वातावरण मिले। तो इस वैल्यू सिस्टम अगर गलत हो गया तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है। तो इसका मतलब क्या सबका प्राइस होता है, सभी बिकने वाले हैं? ऐसा नहीं है। कुछ जिनका कन्विक्शन एंड कमिटमेंट, द पीपुल हैविंग द स्ट्रांग conviction and commitment कन्विक्शन यानी आत्मबल और संकल्प, जिसके अंदर एक आत्मबल है, संकल्प है, वो कभी अपने वैल्यूज नेवर कंप्रोमाइज विथ वैल्यूज एंड वर्च्यू, यानी जिसके अंदर आत्मबल और संकल्प है, वैल्यूज मानवीय मूल्य, भी मैंने बताया ही, मानवीय मूल्य और सदाचार। वर्च्यू का मतलब होता है सदाचार। वह अपने सदाचार और मानवीय मूल्यों से कंप्रोमाइज यानी सौदा नहीं करता है, उसके साथ कोई भी सहमति नहीं करता, मतलब असहमति नहीं रहती है। जिसके अंदर आत्मबल और संकल्प होता है, वह अपने मानवीय मूल्य और सदाचार का समझौता नहीं करता है, या सदाचार से समझौता नहीं करता है, कंप्रोमाइज नहीं करता है। अरे कोई नहीं यार, मैं पी लूंगा, कोई बात नहीं, थैंक यू, मैं भूल ही जाता। कोई नहीं यार, चाय तो मैं पी के आया था घर से। तो जनरली हमने देखा है कि ज्यादातर आपको मिलेंगे, हर ऑफिस में चले जाएं तो लोग ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी ऐसे हों, नॉट ऑल। अब जो नहीं है उनका स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम होता है, दे आर हैविंग, यानी जो अपने वैल्यूज और वर्च्यूज से समझौता नहीं करते, अपने वैल्यू और वर्च्यूज को यानी मानवीय मूल्य और सदाचार को नहीं छोड़ते हैं, इसका मतलब उनका आत्मबल और संकल्प बहुत दृढ़ होता है। हैविंग द एक स्ट्रांग कन्विक्शन एंड कमिटमेंट। स्ट्रांग मतलब वो हिलते नहीं है। आपने पिक्चर में भी देखा होगा, जो ईमानदार अफसर होगा हर 2 महीने बाद उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसको परेशानियां आएंगी, लेकिन फिर भी वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता है। तो ये होता है सिस्टम्स, ठीक है, बट सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। एक स्ट्रांग सिस्टम से कुछ होते हैं वो अपने इससे, यानी इनके अंदर एक
इंटेग्रिटी होती है, दे हैव गॉट द इंटीग्रिटी। हाई वैल्यू सिस्टम, इंटीग्रिटी, हाई वैल्यू सिस्टम, मोरालिटी एंड कैरेक्टर। इनके अंदर एक इंटीग्रिटी होगी, हाई वैल्यू सिस्टम यानी इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी की हिंदी सत्यनिष्ठा, उच्च मानवीय मूल्य, हाई वैल्यू सिस्टम, उच्च मानवीय मूल्यों का तंत्र, यानी एक तंत्र अपने अंदर ही वो विकसित करते हैं कि मैं गलत नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उच्च मानवीय मूल्यों का तंत्र, मोरालिटी नैतिकता, कैरेक्टर यानी उनका एक चरित्र होता है जिसका वो हमेशा बचाव करेंगे, मतलब उस पर दाग न लगे। ये सब आता कब है? ये सब आता है जब व्यक्ति का कमिटमेंट स्ट्रांग हो, संकल्प यानी दृढ़ संकल्पी व्यक्ति। जैसे दो चीजें मैंने बताया, आत्मबल और दृढ़ संकल्प। आत्मबल और दृढ़ संकल्प से ही ये चीजें आती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है, अगर ये ऐसा व्यक्ति है तो वो क्या है? प्राइसलेस। उसका कोई मूल्य नहीं है, यानी वो मूल्यहीन है। जिसका कोई मूल्य नहीं है तो मूल्यहीन हुआ ना? नहीं, नहीं भाई, हाँ अमूल्य है वो, मूल्यहीन नहीं, वो अमूल्य है। तो ऐसा व्यक्ति अमूल्य है। इसका मतलब सबका प्राइस टैग नहीं है, हाँ मेजोरिटी का हो सकता है प्राइस टैग, लेकिन इसमें भी कुछ तो मिल ही जाएंगे, इसमें भी कुछ मिल जाएंगे। जैसे वो एक अरे वो सरदार जी थे ना, गुजर गए, जिनका वो उल्टा पुल्टा सीरियल आता था, भट्टी, जसपाल भट्टी। जसपाल भट्टी का जो सीरियल उल्टा पुल्टा में एक सीरियल उसने दिखाया है कि एक जू में, चिड़ियाघर में, एक पिंजड़े में एक, चिड़ियाघर में तो जानवर बंद होते हैं, अलग अलग जानवर रखे हैं, तो एक पिंजड़े में एक आदमी बंद रखा है, मतलब आदमी को रखा गया है। और वहां बगल में वो जसपाल भट्टी मतलब सरदार जी खड़ा है। तो लोग पूछ रहे हैं भाई ये तो चिड़ियाघर है, यहां तो जानवर रखे गए हैं, तो ये यहां आदमी को क्यों रखा है? बोलता भाई ये आज का सबसे ईमानदार आदमी है, इसलिए इसे चिड़ियाघर में रखा गया है। तो ईमानदार लोगों की ठीक है कमी है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं है। तो उनके वैल्यू सिस्टम्स, उनको परेशानियां भी होगी, पारिवारिक परेशानियां भी होंगी, पैसे की परेशानी होगी, सब भी होगी, लेकिन फिर भी उनका वैल्यू सिस्टम और एक उनको मन की शांति, कंसोलेंस जिसे बोलते हैं, मन की शांति होती कि यस आई हैव डन माई ड्यूटी, मैंने किसी की सुना नहीं, जो कर्तव्य मेरा मैंने किया। तो वो भी अच्छा होता है। तो जिसका स्ट्रांग कमिटमेंट और कन्विक्शन होगा और क्लियर सिस्टम होगा, दुविधा ना हो, संदेह युक्त ना हो, बिल्कुल क्लियर कंसेप्शन हो, जिसकी कंसेप्शन यानी अभिधारणा, क्लियर कंसेप्शन, क्या करना है और कैसे करना है। अरे यार 1 घंटा इसी में हो गया। क्लियर कंसेप्शन जिसका हो तो वो कभी, क्लियर कंसेप्शन, स्पष्ट अभिधारणा, अभिधारणा जो आप स्वयं से बनाते हैं, आपके मन में जो सोच आती है, आपके मन में जो सोच आती है कि क्या फर्क पड़ता है यार, अगर मैंने 100-200 रुपया ले लिया, उतना वो अमीर आदमी है, बिजनेसमैन है, दे दिया तो ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। या वही नहीं यार ये तुम गलत है, मैं नहीं लूंगा, सही करूंगा। तो ये आपकी अपनी अभिधारणा है। तो एक क्लियर कंसेप्शन जिसमें होता है, जिसका क्लियर कंसेप्शन है उसकी है स्ट्रांग कमिटमेंट होगा, और जब स्ट्रांग कमिटमेंट होगा तब ये डेवलप होगा। जिसका क्लियर कंसेप्शन है यानी आपके मन के भाव सही होने चाहिए, अंतर मन के भाव अगर आपके सही हैं, निर्मल मन है आपका, तो निर्मल उसमें तुलसीदास जी ने कहा है ना
कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदरकांड में उन्होंने कहा है, तो ठीक है कि जो निर्मल मन है, छल और कपट जिसके अंदर नहीं है, उसको मैं बड़े आराम से मिल जाता हूं। तो उसी तरह से जिसमें छल कपट नहीं है उसका क्लियर कंसेप्शन होगा, और जब क्लियर कंसेप्शन होगा तो उसका स्ट्रांग कन्विक्शन और कमिटमेंट होगा, और जब स्ट्रांग कमिटमेंट और कन्विक्शन होगा तो ये अपने आप अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा, एक आंतरिक मानवीय मूल्यों का एक तंत्र विकसित होगा, नैतिकता विकसित होगी, वो अपने चरित्र के प्रति हमेशा सचेत रहेगा। तो ये सब विशेषताएं और भी बहुत सी होंगी, ये सब उसमें डेवलप होती हैं। चलिए, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप उधर जाएंगे कि इधर जाएंगे। हमेशा काइट ऑलवेज फ्लाई अगेंस्ट द विंड, पतंग हमेशा हवा के विपरीत उड़ता है। तो आप हवा के विपरीत उड़ेंगे या हवा के साथ चलेंगे, वो आप पर निर्भर करता है। आप खुद डिसाइड कर लीजिए कल क्या बनेंगे। तो चलिए, अब इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि सबका प्राइस टैग होता है, तो कुछ चीजें होती हैं कि आप पैसे से, व्हाट कैन नॉट बी मनी कैन नॉट बाई, बस यहीं पर हम इसको खत्म करेंगे। सो मनी से आप क्या नहीं खरीद सकते हैं? अम्यूजमेंट, बट नॉट हैप्पीनेस। मनोरंजन तो खरीद सकते हैं लेकिन मन की खुशी नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलती है पैसे से। तो जो पैसा लेता है, गलत काम करता है, उसका मन कहता है कि तुम गलत हो, तुम बेईमान हो। अंतरात्मा की आवाज तो आपको बताती रहती है कि आपने गलत किया। सबसे अच्छी आवाज वही है, आप उसको अगर सुने तब, लेकिन हम उसको दबा देते हैं धीरे धीरे, फिर वो इसमें सब में दबती जाती। बेड बट नॉट स्लीप, एक अच्छा बिस्तर आप खरीद सकते हो लेकिन अच्छी नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप एक अच्छी नींद नहीं खरीद सकते हैं। बुक्स बट नॉट द विजडम, किताबें खरीद सकते हैं लेकिन बुद्धिमत्ता तो खुद आपको पढ़ के और अपने से सोच समझ के ही आती है। क्लॉक बट नॉट एक्स्ट्रा टाइम, समय तो उतना ही सबको मिलता है, यानी टाइम मैनेजमेंट अगर आपका खराब है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगी। क्लॉक बट नॉट द एक्स्ट्रा टाइम, कंपनी बट नॉट फ्रेंड, आपके पास पैसे हैं तो कंपनी वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत आपके साथ आएंगे, लेकिन सच्चे दोस्त पैसे से आप नहीं खरीद सकते। सच्चे दोस्त आप पैसे से नहीं कर सकते। मनी बट नॉट द मेडिसिन बट नॉट द हेल्थ, मेडिसिन बट नॉट द हेल्थ, मेडिसिन बट नॉट द हेल्थ, मेडिसिन यानी दवा, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते आप। दवा तो खरीद सकते हैं लेकिन अपना स्वास्थ्य तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपने स्वास्थ्य को आप कैसे बनाएंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे। मेडिसिन बट नॉट द हेल्थ। और ये आपके लिए आगे वाला रिंग, RING, रिंग बट नॉट द हैप्पी मैरिज।
शादी की अंगूठी तो खरीद सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। रिंग बट नॉट द हैप्पी मैरिज, रिंग बट नॉट द हैप्पी मैरिज। एक और है फाइनरी, FINERY। फाइनरी का मतलब होता है वैभव, धन दौलत संपन्नता। फाइनरी बट नॉट एक्चुअलिटी। धन वैभव तो खरीद सकते हैं, लेकिन वास्तविकता, वास्तविकता जो है, वास्तव में आप क्या हैं, जो आपकी वास्तविकता है उसको नहीं खरीद सकते। वास्तविकता, वास्तव में आप क्या हैं, रियलिटी जिसे कहें आप, एक्चुअलिटी या रियलिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स है, उसी बुक का है, मैंने बताया आपको यू कैन विन, इसमें आपको मिलेगा। वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छे से बताया गया है, इंग्लिश की बुक। शायद यहाँ आपके, जब मैं था तब तो मैंने भी खरीदवा के 2-4 बुक रखा था, शायद अभी आपको लाइब्रेरी में मिल जाए। यू कैन विन शिव खेरा की किताब है। तो इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। उसका हिंदी वर्जन भी आया है, आप जीत सकते हैं उसका हिंदी वर्जन, बट हिंदी का उतना नहीं, बट इंग्लिश वाले में सिंपल इंग्लिश में बहुत अच्छा दिया है। तो ये है, एक बार में फिर अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन, हैप्पीनेस यानी स्वयं की खुशी, मन की खुशी, बिस्तर लेकिन नींद नहीं, बुक्स यानी किताबें लेकिन विजडम यानी बुद्धिमत्ता नहीं, क्लॉक CLO घड़ी खरीद सकते हैं लेकिन अतिरिक्त टाइम नहीं, कंपनी यानी ज्यादा से ज्यादा आपके साथ लोग रहें लेकिन अच्छे मित्र यानी सच्चे मित्र नहीं खरीदे जा सकते, मेडिसिन बट नॉट द हेल्थ, दवा आप खरीद सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं, रिंग बट नॉट द मैरिज, अंगूठी खरीद सकते हैं शादी की लेकिन एक वैवाहिक जीवन नहीं खरीद सकते हैं, फाइनरी बट नॉट द एक्चुअलिटी, धन वैभव सब कुछ लेकिन जो वास्तव में आप हैं, वास्तविकता है जो आपकी, उसको या किसी की भी वास्तविकता को नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट? मिटा दें इसको? अच्छा, अभी क्या बात, अभी लिख रहे हैं? मैं सोचा था 15 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा, 1 घंटा तो इसमें चला गया। आप स्लो चल रहे हैं ना, सही है। फिर बाद में जो मेन चीज है वो रह जाएगी नहीं, ये तो थोड़ा सा बस चलिए, ये भी जरूरी है के लिए, क्योंकि मेरे क्लास का मतलब ये भी रहता है कि ठीक है, जो उसमें है आपका सिलेबस में है वो तुम्हें बताऊंगा। अब सिलेबस में केवल वैल्यू सिस्टम लिखा है, लेकिन उस पर एज ए ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनेंगे, तो वो मैं तो बता देता हूं, मेरा काम है। आप उसको फॉलो करें या न करें ये आपका काम है, वो देखना आपका काम है। मिटा दें इसको? चलिए, तो ये वैल्यू सिस्टम खत्म हुआ। अब हम आएंगे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का जो आगे का पार्ट है। तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में कुछ डिफिनीशंस हैं जो अक्सर आपको आगे पीछे या कहीं न कहीं मिलती रहती हैं। इस पूरे आपके POT में भी जगह जगह डिफिनीशंस आती रहती हैं। मनोरंजन तो ये होता है कि खुशी का मतलब ये आपकी आंतरिक खुशी, और मनोरंजन का मतलब है कि आप दोस्तों के साथ मिलके कहीं होटल में पार्टी मना लिए तो मनोरंजन हो गया। आपके पास पैसे हैं तो कहीं भी आप पार्टी मना सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप खुश हैं अंदर से? तो वो आपकी हैप्पीनेस होती है कि अंदर से आदमी खुश है। और लोगों के साथ तो पार्टी दारू पी के कहीं भी गिरते हुए लोग आप देख सकते हो, तो वो तो समाज में रहते ही हैं। तो अभी युवा पीढ़ी में पीने का मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 20 साल से लेके 25 साल के बच्चे, हमारे घर के उधर ही GMS रोड पर उधर एक ठेका है, शाम के टाइम मतलब रोड आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। अब युवा में दोनों आ जाते हैं, लड़के लड़की दोनों आ जाते हैं भाई, उसमें मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, बट गलत दिशा में जा रहे हैं इतना। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप घर पे ले जाओ, घर पे ले जाओ, पीना ही अगर है तो 1-2 पैक पियो, खाओ पियो और सो जाओ। अब यहाँ जो पार्क हैं और जगहों पे बैठ के 4 लोग रात के 12-1 बजे तक
पीते हैं और फिर उसके बाद झगड़ा करते हैं। और कहीं न कहीं देखिए उसमें अभी देहरादून में ही पेपर में मैं पढ़ रहा था, कहाँ किस जगह पे ऐसे पी रहे थे, उस झगड़ा हो गया, बंदूक गोली सब चल गई, किसी को चोट भी लग गई, मर भी गए लोग। तो अब समाज किधर जा रहा है वो तो मैं नहीं कर सकता, कहाँ जा रहा है, क्यों इतना लोग पीते हैं, अब क्यों इतना क्रेजी है इसके लिए। अब जो टेस्ट किया होगा उसको पता है यार, मैंने तो कभी टेस्ट नहीं किया है। गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ना भाई, गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, और इसमें सबसे ज्यादा पैसा उसको मिलता है। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा तो इसी से मिलता है, रेवेन्यू उसको चाहिए और चीज और लोगों का। अब हर जगह तो आप देखते हैं एजिटेशन होता है, डेली कहीं न कहीं कोई न कोई प्रदर्शन होता रहता है, सबको तनख्वाह बढ़ाना है। बट नेचुरल महंगाई बढ़ रही है तो तनख्वाह भी बढ़ना चाहिए, तो वो तनख्वाह जो बढ़ रही है वो कहाँ से पैसा आएगा। भाई युवाओं का भविष्य तो है ही। अब ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं युवाओं को खुद सोचना होगा ना। अब तो भाई, अब तुम्हारे सहारे वतन साथियों, तो अब तुम्हारे सहारे वतन है, तो आप लोग कहां लेके जा रहे हो वतन को। चलिए छोड़िए इस डिस्कशन को, ये पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम उधर नहीं जाएंगे। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के, हाँ प्लीज वो डिस्कशन को छोड़िए, अब वहीं पे खत्म कर दीजिए, जो पीने वाला है पीजिए आराम से जाके। उसमें हस्तक्षेप मैं नहीं करने आऊंगा किसी को, बट कोशिश करिए कि अवॉइड करिए। मेरा ये है भाई, मैं तो सुझाव दे सकता हूं, मेरा काम है वही कि मछली को पानी में फेंक दो, एक के लिए एक का तो भला हो जाए। मेरे कहने से अगर कोई एक पीना छोड़ दे या पीना कम कर दे तो चलो एक का भला हो जाएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में हम कुछ डिफिनीशंस जो अक्सर आप देखेंगे, आगे भी हम उस पर करेंगे, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है पेडागोगी। पेडागोगी यानी शिक्षण का विज्ञान। पेडागोगी, PEDAGOGY, पेडागोगी शिक्षण का विज्ञान। इट इज शिक्षण का विज्ञान, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस refer to teaching and learning, deals with what, why and how। पेडागोगी यानी शिक्षण का शिक्षण का विज्ञान। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस रेफर टू टीचिंग एंड लर्निंग, DEAL है, C नहीं है, L है। डील्स विथ व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हो गया, हिंदी में बोल दें। यह शिक्षण का, सॉरी, यह शिक्षण, हाँ, यह शिक्षण तथा सीखने का, यह शिक्षण तथा सीखने का, यह शिक्षण तथा सीखने की एक शाखा है। यह शिक्षण तथा सीखने की एक शाखा है जो क्या, क्यों और कैसे, जो क्यों, क्या और कैसे का उत्तर देता है। यह शिक्षण तथा सीखने की एक शाखा है जो क्यों, क्या और कैसे का उत्तर देता है। या दूसरा कह सकते हैं एक विज्ञान की एक शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। मैं थोड़ा सा उसको घुमा दिया था। तो
आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह विज्ञान की एक शाखा है जो सीखने और शिक्षण से संबंधित है। थोड़ा सरल हो जाएगा। यह विज्ञान की एक शाखा है जो सीखने और शिक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या, क्यों और कैसे आता है, यानी क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ये इसका मुख्य अंग होता है। इसके अंतर्गत क्या, क्यों और कैसे आता है। दूसरा है डिडैक्टिक। क्या हुआ, नहीं पूरा हुआ। यह विज्ञान की एक शाखा है, लिख लो लिख लो, यह विज्ञान की एक शाखा है, यह विज्ञान की एक शाखा है। अच्छा साइड। यह विज्ञान की एक शाखा है जो सीखने और शिक्षण से संबंधित है, जो सीखने और शिक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या, क्यों और कैसे आता है। मैंने बताया था भाई, टीचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। जब मैं कुछ बोल दिया और आप लिख ही नहीं पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, तो फिर क्या फायदा उसका। तो इसलिए डिडैक्टिक, इसे हम कहते हैं द्विआयामी। खैर इसको हिंदी में आप इतना मैं बता देता हूं, खैर डिडैक्टिक भी याद रख लेंगे। इट इन्वॉल्व्स theory of teaching and learning, theory of teaching and learning, involve theory of teaching and learning. It deals with what and why. It deals with what and why. It involves, ENVOL, involves यानी सम्मिलित होता है। It involves theory of teaching and learning. Sorry, it involves theory of teaching and learning. LEARNING. It involves theory of teaching and learning. दो बार आ गया। It involves theory of teaching and learning. यहां फुल स्टॉप कर दीजिए। It deals with what and why. It deals with what and why. इसका हिंदी आप लिख लें। यह शिक्षण और सीखने के सिद्धांत, यह शिक्षण और सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। यह शिक्षण और सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या और क्यों आता है। इसके अंतर्गत क्या और क्यों आता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस। पेडागोगी इज द ब्रांच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड इट इज द थियरी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी इसका पार्ट एक है, वो बृहद है, एक ब्रांच है बहुत बड़ा। उस ब्रांच का एक द्विआयामी पार्ट है। उसमें देखिए हाउ भी है, इसमें हाउ नहीं है, यानी कैसे नहीं। यहाँ केवल बताता है क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। तो थियरी ऑफ टीचिंग यानी क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, इससे संबंधित होता है, इसलिए इसे थियरी कहते हैं। मिटा दें। आगे है मेथडोलॉजी।
ये भी इसी का पार्ट है। मेथडोलॉजी यानी क्रम के अनुसार बताना, मेथडोलॉजी क्रम के अनुसार बताना। इट इज थियरी ऑफ, इट इज थियरी ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें केवल टीचिंग है। इट इज थियरी ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, it deals with, it deals with, it deals, sorry, it deals to how with what, how with what, methodology, it is theory of method of teaching, it deals to how with what, it deals with how, it deals to how with what। इसकी हिंदी में आप लिख ले, यह क्रमबद्ध, यह क्रमबद्ध पढ़ाने के तरीके का सिद्धांत है, यह क्रमबद्ध पढ़ाने के तरीके का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसके साथ क्या, किसके साथ क्या आता है, जिसके अंतर्गत किसके साथ क्या आता है, जिसके अंतर्गत किसके साथ क्या आता है। यह क्रमबद्ध पढ़ाने के तरीके का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत किसके साथ क्या आता है। मिशन, मिशन क्या होता है, मिशन का मतलब है, अगला पॉइंट है, अगला हेडिंग है ये मिशन। मिशन का मतलब एक प्रेरणा के संदेश, मिशन MISSION, मिशन यानी किसी भी संस्थान का क्या उद्देश्य है। इसमें आप लिख लें मोटिवेशनल मैसेज, मोटिवेशनल मैसेज, मोटिवेशनल, सॉरी, मोटिवेशनल, मोटिवेशनल मैसेज। हाँ कुछ बोल रहे थे, हाँ टास्क नहीं, टास्क तो अलग होता है, मैं अभी बताता हूं आपको। मिशन के अंतर्गत टास्क आएगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझ में आपके आ जाएगा शुद्ध क्या होगा। मोटिवेशनल मैसेज टू मेंटेन दी, मोटिवेशनल मैसेज टू मेंटेन दी मोबिलिटी ऑफ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशनल मैसेज टू मेंटेन दी मोबिलिटी ऑफ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। हो गया। तो किसी तंत्र, हिंदी में लिख ले आप, किसी तंत्र या संस्थान, किसी तंत्र या संस्थान की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए, की गतिशीलता को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रेरणा के संदेश, किसी संस्थान या तंत्र की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए प्रेरणा के संदेश को मिशन कहते हैं। सभी संस्थान या सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है।
अब आप उत्तराखंड का कोई है यहाँ? हाँ, तो बहुत लोग हैं। उत्तराखंड पुलिस का क्या मिशन है? हर पुलिस के स्टेशन के बाहर आपने देखा होगा, स्टेशन के बाहर भी हर जगह लिखा रहता है। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मित्रता सुरक्षा सेवा, तो ये मिशन है, अलग है। मिशन गोल को प्राप्त करने का एक तरीका है। मतलब जैसे मित्रता, सेवा और सुरक्षा, ये एक मोटिवेशनल, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रेरणात्मक वाक्य बना गया है। एक प्रेरणात्मक, जैसे आपके ये जो होते हैं कमांडोज का देखिए, जो भी यूनिट है उसके बाहर आपको लिखा मिलेगा ड्यूटी अनटू डेथ, मृत्यु तक कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। तो ये उनका गोल नहीं है ड्यूटी अनटू डेथ, गोल क्या उनका है? ड्यूटी। तो गोल उसके अंतर होता है। ये संस्थान की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए हर संस्थान को एक वाक्य दे दिया गया है कि भाई तुम्हारा ये है कि पुलिस को सेवा भी करना है, सुरक्षा भी करना है और मित्रता भी रखना है। तो उसका गोल तो सेवा भी है। अब सेवा में अलग अलग उसके गोल हैं, गोल तो अलग अलग होंगे ना, कि सेवा में क्या करना है। कोई रिपोर्ट आ गई, कोई बदमाश है तो उसको पकड़ना भी है, कोई अच्छा आदमी है उसकी मदद करना है, तो एक मित्रवत भाव भी रखना है। तो इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटिवेशनल मैसेज होता है जो उसको। अब डीजीटी का क्या है मिशन? कौशलम बलम, हिंदी में इसे कौशलम बलम कहते हैं। हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा जो भी है, कौशलम बलम, यानी स्किल इज पावर। अब हमारा गोल है टू टीच द स्किल ट्रेनिंग। गोल तो हमारा है स्किल ट्रेनिंग को पढ़ाना या ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किलिंग करना, ये है डीजीटी का गोल। और इस गोल को एक प्रेरणा के संदेश के द्वारा एक शब्दों में बांध दिया गया है, कौशलम बलम, कि हम कहते हैं कि कौशल ही बल है, इसलिए कौशल सीखिए। तो गोल और लक्ष्य में समझ आया? पूछ रहे थे। तो गोल तो आपका स्पेसिफिक होगा कि आपको इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का स्किल प्राप्त करना है। लेकिन इस पूरे डीजीटी का उद्देश्य है, पूरे डीजीटी का मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर ट्रेड में स्किल देना। तो सबका गोल अलग अलग होगा, तो उस पर हम अभी आते हैं। जैसे एम है, अब इसके बाद एम है, मिटा दें इसको। किसका मिशन का एक होता है मोटिवेशनल या प्रेरणा के वाक्य, प्रेरणात्मक संदेश, प्रेरणा के संदेश या प्रेरणा के वाक्य आप लिख सकते हैं इसको। वही मैंने इसमें आगे बताया भी है, मोटिवेशनल मैसेज, प्रेरणा का संदेश, जो कि उसकी गतिशीलता बनाए रखे हर ऑर्गेनाइजेशन का। एम होता है दीर्घ लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव होता है छोटा लक्ष्य, वो हम आगे आएंगे डिस्कस करेंगे एम और ऑब्जेक्टिव। बस छोटा लक्ष्य या बड़ा लक्ष्य, अल्टीमेट आउटकम ऑफ असाइन्ड एक्टिविटीज through specific process. Ultimate outcome of assigned activities through specific process. अल्टीमेट आउटकम ऑफ असाइंड एक्टिविटीज थ्रू स्पेसिफिक प्रोसेस। इसकी आप हिंदी लिख लें, किसी कार्य के अंतिम परिणाम को, किसी कार्य के अंतिम परिणाम को एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करना, किसी कार्य के अंतिम परिणाम को
एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करना बृहद लक्ष्य कहलाता है या एम कहलाता है। किसी प्रक्रिया के अंतिम परिणाम को किसी कार्य के अंतिम परिणाम को विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करना बृहद लक्ष्य कहलाता है। अब एम ऑब्जेक्टिव में फर्क है। जैसे आपका एम है 1 साल में CITS ट्रेनिंग पास करना। अब पहले इसके 3-3 महीने के मॉड्यूल हुआ करते थे, फिर 6 महीने के मॉड्यूल 1 साल में 2 बार होगा। अब सब खत्म करके 1 साल में एक बार एक आपका फाइनल एग्जाम होगा। लेकिन अब इसमें देखिए आपके टेक्निकल भी है, आपका टेक्निकल ट्रेड भी है, POT भी 3 महीने का है, वर्कशॉप कैलकुलस एंड ड्राइंग भी है। तो ये सब अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, 3-3 महीने के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो किसी एक मॉड्यूल को अगर आपने पास कर लिया तो उस मॉड्यूल को पास करना यानी वो एक ऑब्जेक्टिव है। और जब चारों मॉड्यूल यानी इसमें चारों मॉड्यूल को आप पास कर लेंगे तो CITS का फाइनल आपको अल्टीमेट आउटकम है। जो फाइनल रिजल्ट है वो एम है। यानी इस एम के अंदर 4 ऑब्जेक्टिव हैं। हर ऑब्जेक्टिव पूरा करने का मतलब होता है कि आप एम की तरफ बढ़ रहे हैं, और चारों ऑब्जेक्टिव जब पूरा कर लेंगे तो फाइनली आपको एम प्राप्त हो जाएगा। तो ये एम है कि आज के 5 साल बाद आप कहां रहेंगे, वो आपका एम होगा। लेकिन हर 3 महीने के बाद मैं क्या करने में सफल होऊंगा, या हर 1 हफ्ते के बाद मैं क्या क्या सीख लूंगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव और एम दोनों रिलेटेड होते हैं, बट एम एक बृहद लक्ष्य होता है, जनरल होता है कि किसी संस्थान का क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे NSTI का ऑब्जेक्टिव क्या है, 4 ट्रेडों में स्किल ट्रेनिंग देना। सॉरी, एम है इसका 4 ट्रेडों में स्किल देना, और ऑब्जेक्टिव हर ट्रेड का अलग अलग। तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता है और एम जनरल होता है। अभी आगे आएंगे, चलिए कोई बात नहीं। स्केलेटन, स्केलेटन के हिंदी तो कंकाल होती है, लेकिन यहां लिख लें आप खाका, खाका या मुख्य भाग, प्रोमिनेंट पॉइंट, प्रोमिनेंट पॉइंट, खाका, खाका, खाका चित्र होता है ना, तो एक रफ डायग्राम जिसे कहते हैं, खाका चित्र एक तरह से रफ डायग्राम। तो प्रोमिनेंट पॉइंट और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर which is essential for instruction, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये यहां पर है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर which is essential for instruction। prominent point और supporting structure which is essential for instructions, which is essential for instruction। इंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुदेश, इंस्ट्रक्शन की हिंदी अनुदेश होती है, यानी जो आप पढ़ाते हैं ये इंस्ट्रक्शंस होता है, अनुदेश। अनुदेश के लिए आवश्यक, अनुदेश के लिए आवश्यक सहयोगी संरचना, अनुदेश के लिए आवश्यक सहयोगी संरचना या मुख्य बिंदु, अनुदेश के लिए आवश्यक सहयोगी संरचना या मुख्य बिंदु को उस अनुदेश का खाका कहते हैं, उस अनुदेश का खाका या खाका चित्र कहते हैं, उस अनुदेश का खाका चित्र कहते हैं।
जहां कहीं भी बीच में छूट जाए तो बोल दो, अब मैं फिर से बोल दूंगा। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट पढ़ाते समय जो टीचर बनाता है कि भाई आज मुझे ये पढ़ाना है, तो जैसे मैं ही अगर पढ़ाता हूं तो ठीक है, वैल्यू सिस्टम में क्या क्या बताना है मेन पॉइंट्स, इसमें क्या बताना है मेन पॉइंट्स, तो वो अपने टीचर्स बना लेता है। इसको हम स्केलेटन कहते हैं। मिटा दें, चलिए। सिलेबस, पाठ्यक्रम, जो आपका पाठ्यक्रम होता है, जो होता है द रिटन स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, written statement of requirement for specific examination. Written statement of requirement for specific examination. रिटेन स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर, यानी जो भी आपका पाठ्यक्रम होता है एक रिटेन स्टेटमेंट होता है, कि लिखित पाठ्यक्रम होता है। आपका भी सिलेबस है, एक लिखित लिखा हुआ है कि क्या थियरी होगा, क्या प्रैक्टिकल होगा। तो ये पूरा का पूरा किस लिए है, इसके आधार पर ही आपका एग्जाम होगा। जो टेस्ट होगा, आपका एग्जाम होगा, उसी के आधार पर होगा, उससे बाहर का नहीं आएगा। तो इसकी आप हिंदी लिख लें, किसी विशिष्ट परीक्षा के लिए, किसी विशिष्ट परीक्षा के लिए, किसी विशिष्ट परीक्षा के लिए लिखित कथन, रिटेन स्टेटमेंट, लिखित, किसी विशिष्ट परीक्षा के लिए लिखित कथन की आवश्यकता, किसी विशेष परीक्षा के लिए लिखित कथन की आवश्यकता को पाठ्यक्रम कहते हैं। किसी विशेष परीक्षा के लिए लिखित कथन, स्टेटमेंट, लिखित कथन की आवश्यकता को सिलेबस कहते हैं या पाठ्यक्रम कहते हैं। तो पाठ्यक्रम एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो एक्सपर्ट्स बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मिटा दो इसको, चलिए। करिकुलम, सिलेबस और करिकुलम जनरली कंफ्यूजिंग होता है, बट थोड़ा सा दोनों में फर्क है। दी हाँ? हिंदी में इसको है पठन की विषय वस्तु, पठन की विषय वस्तु, और वो लिखित परीक्षा की विषय वस्तु। एक तरह से जो सिलेबस है वो रिटन स्टेटमेंट है, ये पठन यानी जो पढ़ना है। बहुत कुछ आपको ऐसा भी पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में आए, लेकिन वो जरूरी होता है, इसलिए इसे पठन की विषय वस्तु कहते हैं। तो कंटेंट, कंटेंट कैटेगराइज फॉर स्पेसिफिक कंटेंट कैटेगराइज फॉर स्पेसिफिक स्टडी। यहां स्टडी है, वहां एग्जाम है, बस यही फर्क है दोनों में, और कुछ नहीं। कंटेंट, कंटेंट का मतलब विषय वस्तु, कैटेगराइज बनाया गया है, सूचीबद्ध। कैटेगरी का मतलब, कैटेगराइज मतलब होता है सूचीबद्ध करना। तो किसी विशिष्ट अध्ययन के लिए, किसी विशिष्ट अध्ययन के लिए सूचीबद्ध किया गया, सूचीबद्ध किया गया,
सूचीबद्ध किया गया विषय सामग्री किसी विशेष अध्ययन के लिए सूचीबद्ध किए गए विषय सामग्री को सूचीबद्ध किए गए विषय सामग्री को पठन की विषय वस्तु कहते हैं या करिकुलम कहते हैं। अब इसमें पढ़ाने के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है वो सब करिकुलम में आ जाता है। क्लासरूम कैसा हो, वो सब कैसा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या हो, ये सब करिकुलम के पार्ट्स होते हैं, जबकि सिलेबस में केवल जो पढ़ाया जाना है वही होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, defined action with time bound orientation as per specific strategy is objective. Defined action with time bound orientation, यानी ऑब्जेक्टिव में समय जरूरी है जबकि एम में समय नहीं था। तो डिफाइंड एक्शन विथ टाइम बाउंड ओरिएंटेशन एज पर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, टू अचीव द टास्क, is objective. Defined action with time bound orientation as per specific strategy to achieve the task is objective. हिंदी आप लिख ले, किसी कार्य को समयबद्ध सीमा के अंतर्गत, एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करके प्राप्त करने को उद्देश्य कहते हैं। इसमें टाइम जरूरी है। किसी कार्य को समयबद्ध सीमा के अंतर्गत एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करके प्राप्त करने को उद्देश्य कहते हैं। यानी इसमें टाइम जरूरी है कि मैं ये कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। अब देखते हैं ना कि किसी घर में अगर कोई मैरिज होती है या कोई फंक्शन होता है तो ठीक है, फंक्शन है या मैरिज है, लेकिन जब मैरिज की डेट पड़ जाती है तब सब लोग एक्टिव हो जाते हैं कि अरे यार इस डेट को है तो ये कर लो, वो कर लो, सब फिर उसके साथ बनने लगते हैं प्लानिंग, उसके साथ फिर सामानों की लिस्ट बनने लगती, मेहमानों की लिस्ट बनने लगती। लेकिन जब तक डेट फिक्स नहीं होती सब लोग आराम से सोते रहते हैं। तो इसीलिए कोई भी आप ऑब्जेक्टिव फिक्स करें तो टाइम जरूर, इतने समय में मैं ये काम कर लूंगा। आप अगर कह रहे हैं कि मैं टाइपिंग सीख लूंगा तो जिंदगी में कभी नहीं सीख पाएंगे। जब आप कहेंगे कि मैं 20 दिन में या इस 1 नवंबर तक मैं कम से कम इतना टाइपिंग तो 20
वर्ड प्रति सेकंड या 20 वर्ड प्रति मिनट सीख लूंगा तब आप सीख लेंगे। लेकिन टाइम बाउंड होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करें तो टाइम उसमें जरूर हो, ये कहने का उद्देश्य। ये फर्क है ऑब्जेक्टिव और एम में। हालांकि ऑब्जेक्टिव इज जस्ट ए वन स्टेप गोइंग टुवर्ड द एम, कोई किसी न किसी बृहद लक्ष्य के तरफ ही हम जाते हैं, बट छोटे छोटे लक्ष्य की पूर्ति जरूरी है, तभी आप बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन में भी छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि अभी मैं यहाँ हूँ तो हर कुछ और क्या कर सकते हैं, एक हफ्ते में क्या नया प्राप्त कर सकते हैं, डे वाइज, समय वाइज, कि इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है। फिर उसको एनालाइज करें कि अगर नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, क्या कमियां रह गई थी, ठीक है, फिर से उस रिवाइज करिए उसको, तो तभी सफलता मिल जाती है। कोई बात नहीं। पर्पज, पर्पज को कारण भी कह सकते हैं, उद्देश्य के साथ ही जुड़ा रहता है पर्पज। बट टीचिंग में पर्पज कन्वे CONVEY कन्वे इंस्ट्रक्शनल इंटेंट टू लर्नर। पर्पज कन्वे इंस्ट्रक्शनल इंटेंट टू लर्नर। पर्पज इसकी हेडिंग है, पर्पज इसकी हेडिंग भी है। कारण यहां लिख सकते हैं, किसी कार्य को करने का क्या कारण है, उद्देश्य भी होता है, बट यहां पर हम कहेंगे कि टीचिंग में इसे कारण कहते हैं कि पर्पज का नहीं कारण। तो पर्पज कन्वे इंस्ट्रक्शनल इंटेंट टू द लर्नर। इंस्ट्रक्शनल यानी अनुदेशनात्मक, इंटेंट यानी सूचना, अनुदेशनात्मक सूचना विद्यार्थियों के देने का क्या कारण है। अनुदेशनात्मक सूचना देने का कारण बताता है, सिंपल लिख लें, अनुदेशनात्मक सूचना देने का कारण बताता है। अनुदेशनात्मक सूचना देने का कारण बताता है। अनुदेशनात्मक सूचना देने का कारण बनाता है। अगला आप लिख लें इंस्ट्रक्शन, बस एक दो और हैं, खत्म करेंगे अभी। इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश, हिंदी में से कहते हैं, ये अक्सर आगे टीचिंग में आएगा, बार बार आएगा ये। अनुदेश यानी जो हम पढ़ाते हैं। एक्टिविटीज सेलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक टीचिंग activities selected for specific teaching from syllabus is instruction. Activities selected for specific teaching from syllabus is instruction. किसी विशेष शिक्षण के लिए, किसी विशेष शिक्षण के लिए किसी विशेष शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम से चयनित क्रियाकलापों को किसी विशेष शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम से चयनित क्रियाकलापों को अनुदेश कहते हैं। पाठ्यक्रम से चयनित सिलेक्टेड क्रियाकलापों, एक्टिविटीज को
अनुदेश कहते हैं। हो गया, बस लास्ट लेसन प्लान बहुत जरूरी है, और जब आएंगे तब लेसन प्लान, पाठ योजना। लेसन प्लान यानी पाठ योजना। द इंस्ट्रक्शनल इंटेंट conveyed to trainees in definite time as per set sequence instructional intent conveyed to trainees in definite time as per set sequence is lesson plan. हिंदी में आप लिख लें, एक निश्चित समय में निश्चित समय में निश्चित क्रम के द्वारा अनुदेश की एक निश्चित मात्रा जो विद्यार्थियों को दिया जाता है, फिर से मैं बोल देता हूं, दिया जाता है, उसे पाठ योजना कहते हैं। एक निश्चित समय में, फिर से बोल रहा हूं, एक निश्चित समय में निश्चित क्रम के अनुसार अनुदेश का एक निश्चित भाग जो विद्यार्थियों को दिया जाता है, उसे, अच्छा ये हो गया, चलिए अब तो बंद ही करेंगे, उसे पाठ योजना कहते हैं। टाइम भी हो गया, अभी है टाइम, 5 मिनट है। चलिए खत्म करते हैं, नहीं तो फिर पर्पज यानी कारण, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, पर्पज का पर्पज और दूसरा क्या बोले, रीजन। हाँ कारण है, दोनों का आप शाब्दिक अर्थ तो दोनों का सेम है, बट हमारे पीओटी में कारण न बोल के हम उसे पर्पज बोलते हैं। लेकिन अगर आप शाब्दिक अर्थ ढूंढेंगे तो दोनों सेम है, रीजन को भी कारण बोलते हैं, पर्पज को भी कारण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी कभी आप इंस्ट्रक्शंस आएगा कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ टीचिंग, रीजन ऑफ टीचिंग नहीं बोलते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टीचिंग। तो साइकोलॉजिस्ट ने पर्पज वर्ड यूज किया है, तो हम पर्पज ही चलते रहते हैं। वो है ना, राजा ने एक घोड़ा मंगाया, तो घोड़ा के सुरक्षा के लिए 4 चौकीदार या पहरेदार लगा दिया। अब वो चारों की ड्यूटी, 4 सैनिकों की ड्यूटी लगने लगी। 1 साल 2 साल 10 साल के बाद वो घोड़ा तो चला गया, खत्म हो गया, लेकिन उस जगह पर वो ड्यूटी चलती रही। 10-15 साल के बाद बोला, यार यहाँ क्यों ड्यूटी लगती है? किसी ने पूछ दिया, यार क्यों ड्यूटी यहाँ लगती है? तो किसी को पता नहीं ड्यूटी क्यों लगती है। उससे सीनियर राजा तक बात पहुंच गई कि राजा ने बोला, यहाँ क्यों ड्यूटी लगती है? तो कोई पुराना उनका सलाहकार था, उसने बताया, सर वो एक बार घोड़ा आया था, तो घोड़ा तो चला गया लेकिन वो ड्यूटी नहीं खत्म हुई, तो अब इसे खत्म कर दो। तो उसी तरह से जो पर्पज, साइकोलॉजिस्ट ने लिख दिया कि भाई आप पर्पज बताओगे तो जितने भी नीचे आते हैं हम लोग पर्पज ही उसको यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए बंद कर दीजिए इसको।